ये बात रविंदर के समझ में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। रविंदर ने सोच लिया था वह हकीकत तक जरूर पहुंचेगा और कुछ भी हो जाए उस लड़की को हासिल करके रहेगा। गांव जाकर रविंदर के माँ बाप ने रविंदर और सविता की शादी का रिसेप्शन धूमधाम से किया था। सभी रिश्तेदार रविंदर की खूबसूरत पत्नी को देखकर जल भूनकर राख हो रहे थे। वह थी भी बहुत प्यारी। अपने स्वभाव और गुण से उसने कुछ ही दिनों में सब घर वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। बस एक रविंदर था जो अभी तक उसे स्वीकार नहीं कर पाया था। मगर जब उसका गम कुछ कम हुआ तो सविता को देखकर वह सोचने लगा, इस सब में सविता की कोई गलती नहीं है। वह तो जानती भी नहीं कि मैं उस तक कैसे पहुंचा था। फिलहाल मैं सविता को कोई सज़ा नहीं दूंगा। ये भी मेरी पत्नी रहेगी, मगर उस लड़की को मैं हर हाल में हासिल करके रहूँगा। सविता को गांव में अपने माँ बाप के साथ रखूँगा। और रविंदर ये तय कर चुका था सविता का ख्याल रख रहा था, मगर अपनी बेताबी और दीवानगी अपनी पत्नी पर नहीं लुटा सका था। वह मंजर अभी तक उसकी आंखों में वैसे के वैसे ही था। ना चाहते हुए भी वह सविता के साथ कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रख पाया था। ना ही उससे कोई बात करता था, सिर्फ उसके कहे गए बातों का ही जवाब देता था। मगर इस पर भी सविता खुश थी। उसने कभी रविंदर से शिकायत नहीं की थी, ना कि उसके व्यवहार पर उसे टोका था। वह दिल से रविंदर की सेवा करती थी। उसके व्यवहार पर रविंदर को हैरानी होती थी। अजीब लड़की थी। शादी के नए नए दिनों में भी पति का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर वह उदास नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे खिली खिली फिरा करती थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। गांव में एक महीना बीत जाने के बाद जब रविंदर की छुट्टी खत्म हुई और वो वापस जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी माँ ने कहा, रविंदर, अगर हो सके तो अपनी पत्नी को कुछ टाइम के लिए हमारे पास छोड़ दो। मैं अपनी बहू के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर रविंदर खुशी से झूम उठा था। यही तो वह चाहता था और इसी फिक्र में परेशान भी हुए जा रहा था। किस तरह सविता को गांव में रोके और अकेला शहर जाए और उस लड़की तक पहुँचे जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर रखी थी। उसने जल्दी अपनी माँ की बात मानी और सविता को वहीं छोड़कर शहर चला गया। वह पहली फुर्सत में ही उस लड़की तक पहुँचना चाहता था, मगर छुट्टियां ज़्यादा करने की वजह से उसका काम और ज़्यादा बढ़ गया था। फिलहाल आते ही वह अपने ज़रूरी काम में बिजी हो गया था और फिर उसे एक बहुत ज़रूरी मिशन पर जाना पड़ा था। उस मिशन में रविंदर पर हमला हुआ था और वह जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद जब रविंदर को डिस्चार्ज किया गया तो सीधा गांव पहुंचा था, क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान थे। वह अपने कुछ साथियों के सहारे जब घर में दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। रविंदर को इस तरह आता देखकर तड़प कर उसकी तरफ बढ़े थे और रोते हुए अपने बेटे की बलाई लेने लगे। मैं ठीक हूँ मम्मी, प्लीज़ आप लोग मत रो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है आपको रोता देखकर। और पापा आप भी परेशान मत हो, मामूली सी ज़ख्म है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। आप प्लीज़ मम्मी को समझाओ। ये तो मेरी जॉब है, इस तरह के ज़ख्म आना बहुत मामूली बात है। आप लोगों को तो हिम्मत करनी चाहिए। अगर आप लोग इस तरह टूट जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे परेशानी होगी, मैं ठीक से अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पाऊँगा। रविंदर की बात सुनकर उसके माँ बाप ने अपने आंसू साफ किए। सच में अपने परेशानी में वह डूबे बेटे को भी परेशान कर रहे थे। अपने बेटे को सहारा देकर अंदर लाए। सविता उसके पास आई और बहुत बेताबी से उसका हाथ थामकर भीगी आंखों से पूछने लगी, रविंदर आप ठीक तो है ना? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम बिन अधूरी हूँ। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ, आप पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको दर्द हो रहा है ना? सविता ने एक ही सांस में कई सवाल कर लिए थे, जबकि उसकी बेताबी पर रविंदर थम सा गया था। उसकी परेशानी, आंखों की नमी रविंदर के दिल को अनोखे से एहसास दे रहे थे। वह उसकी पत्नी थी, उसकी फिक्र में घुले जा रही थी। और एक वो था कि ड्यूटी के बीच में भी उस अनजान लड़की को सोचता रहा। एक बार भी अपनी पत्नी के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। माना वह अपनी मोहब्बत को नहीं भुला सका था, मगर ऐसा भी क्या था वह नामालूम मोहब्बत के जाल में फंसकर असली मोहब्बत को भुला दे। उसी पल रविंदर को खुद पर न जाने क्यों बहुत गुस्सा आया था। अपनी पत्नी बहुत प्यारी और दिल के करीब महसूस हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए सविता के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिस तरह तुम मेरी फिक्र कर रही हो तो मैं 2 दिन में ही भला चंगा हो जाऊँगा। भला तुम्हारे होते हुए मुझे कहाँ तकलीफ़ हो सकती है? रविंदर ने मोहब्बत और नरमी से कहा। अपने शब्दों पर वह खुद भी हैरान हुआ था।
वह सविता को स्वीकार करने लगा था। उस एहसास ने सविता के आसपास घेरा डाल दिया था। उसकी तसल्ली पर सविता भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। उसके बाद रविंदर जितने दिन वहां पर रहा था, सविता ने उसके दिल से सेवा की थी। वह दिन रात साये की तरह रविंदर के आसपास मंडराती रहती थी। तब पहली बार हर सोच, हर इच्छा को छोड़कर थोड़ी देर के लिए भुलाना चाहता था और रविंदर सविता को जानना चाहता था। उसे महसूस हुआ उसकी पत्नी उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। वह उसे अच्छी लगने लगी थी। सविता के व्यवहार पर रविंदर हैरान था। उसने तो सविता को इतनी मोहब्बत नहीं दी थी, फिर वो इतनी बेताब दिख रही थी। यही बात एक दिन उसने सविता से कह भी दी। जब उसके पास बैठी थी, उसका बाजू दबा रही थी। मेरे ऐसे रूखे व्यवहार पर भी उसने कभी रविंदर से शिकायत नहीं की। सविता, तुम तो मेरी ऐसी फिक्र कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया हो। क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो या मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करती हो? इस अचानक पूछे गए सवाल पर सविता ने पहले तो चौंक कर मुस्कुराकर बोली, ऐसी बात नहीं है। शुरू शुरू में परेशान हुई थी, मगर फिर मैंने जाना कि आपका शायद नेचर ही ऐसा है। मगर मेरे जानने में आपने मेरे साथ ऐसा कोई बुराई नहीं किया, मेरा दिल नहीं दुखाया, सबसे बढ़कर मुझे इज्जत दी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? फिर आपको तो मैंने भगवान से प्रार्थनाओं में मांगा था, तो भला आपका साथ में पाकर क्यों खुश ना होती? सविता की बात पर रविंदर को करंट सा लगा था। क्या मतलब? तुम मुझे प्रार्थनाओं में मांगती रही हो? उसके हैरानी पर सविता मुस्कुराई और बोली, जी ऐसा ही समझ लीजिए, आपको ही मैंने अपने हर प्रार्थनाओं में मांगा है। पापा और माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाला। मेरी मोहब्बत और परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। गरीबी के बावजूद भी मुझे हर वह सुख व चैन दिया। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, मगर कुछ वक्त के बाद मेरी ज़िंदगी से सुकून ही गायब हो गया था। कॉलेज में दाखिला लेते ही बेचैनी और दुखों ने घेरा डाल लिया था। मैं 10वीं में थी जब मेरा रिश्ता मेरे पापा के जिगरी दोस्त के बेटे के साथ हो गया था। शकल व सूरत में वह ठीक ठाक था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। अपने इलाके में कॉस्मेटिक्स का दुकान चलाता था, जबकि वो मेरे पापा के मर्जी से चुना गया लड़का था। फिलहाल मुझे भी कोई एतराज़ तो नहीं था। मैंने दिल से अपने मंगेतर को स्वीकार कर लिया था, मगर वो बहुत शक्की इंसान निकला। मेरी खूबसूरती से उसे अजीब सी वहम में डाल रखा था। उसे लगता था अगर लड़की खूबसूरत है और कॉलेज पढ़ने जाती है तो ज़रूर गलत कामों में पड़ी हुई है। इस शक की वजह से उसने मेरी ज़िंदगी हराम बना दी थी। शादी से पहले ही वो मुझ पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाना चाहता था। मैं पहले सर से दुपट्टा नहीं लेती थी, मगर अपने मंगेतर की खुशी के लिए मैंने दुपट्टा लेना भी शुरू कर दिया था, ताकि उसको तसल्ली हो जाए। मैं बुरी लड़की नहीं थी। ज़िंदगी में कभी किसी लड़के के साथ मैंने बात तक नहीं की थी, मगर अपने मंगेतर की वजह से मैं फिर भी चौकन्नी रहने लगी थी। फिर भी उसको मेरी तरफ से तसल्ली नहीं हुई। उसने मेरी पढ़ाई पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। मैं बहुत परेशान हुई थी। तब पापा मेरे लिए उठ खड़े हुए थे और साफ शब्दों में कह दिया था, अभी मेरी बेटी मेरे घर में है और मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह जितनी चाहे पढ़ाई कर सकती है। जब वो तुम्हारे घर पर जाएगी तब तुम उस पर रोक टोक लगा लेना। अभी तुम उसकी ज़िंदगी खराब मत करो, वरना मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुमसे रिश्ता करके ही कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। जबकि पापा ने ये बात बहुत तरीके से की थी और बड़ों के बीच में बैठकर की थी, मगर अंकल जी के बेटे को समझने के बजाय उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ था। उसके माँ बाप उसका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर इस लड़की का कहीं अफेयर होगा। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था अगर मेरा कहीं अफेयर होता तो मेरे माँ बाप उससे मेरा रिश्ता ही क्यों जोड़ते। फिर मेरे मंगेतन ने खुल्लम खुल्ला मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मैं खराब लड़की हूँ, इसलिए घर बैठने की बात पर बेचैन हो गई हूँ। उसने तो सबके सामने मुझे गाली तक दे दी थी। ये कॉलेज के नाम पर लड़कों से मिलने जाती है, उसका चक्कर चल रहा है, इसलिए मेरी पाबंदियाँ उसे बुरी लगती है। अगर ये पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई तो अपने यार से कैसे मिल पाएगी। इतनी घटिया इल्ज़ाम सुनकर मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी हालत देखकर मेरे माँ बाप तड़प उठे थे और होना तो यही चाहिए था कि अंकल आंटी को अपने बेटे को समझाना चाहिए था, मेरा एहसास करते, मगर उन्होंने शर्मिंदा होना सीखा ही नहीं था। मेरी फ़िक्र करने के बजाय उल्टा अंकल जी मेरे माँ बाप को ही समझाने लगे। बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि तुम्हारी बेटी बेहोश हो गई, लगता है कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेरी मानो तो उसे घर बैठाओ और कुछ दिनों में उसकी शादी का इंतज़ाम करो। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया। वैसे भी हमारे परिवार में पढ़ाई का कोई खास रिवाज नहीं है। मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम्हारी बेटी में कोई बुराई हुई भी तो मैं उस पर पर्दा डाल दूंगा। अपने बेटे को भी समझा दूंगा कि उसकी गलतियों पर उसे परेशान ना करे।
और उसके साथ खुश रहे। अंकल आंटी ने मेरे बाप पर एहसान किया था, मगर इस बात ने मेरे बाप को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने वहीं खड़े खड़े मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मेरी तबीयत संभलते ही वो मेरे माँ बाप अपना घर और दुकान आधे रेट में बेचकर शहर के सुनसान इलाके में सस्ता फ्लैट खरीद कर मुझे और माँ को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि पापा जानते थे कि रिश्ता ख़त्म होने के बाद पूरे परिवार वालों ने मेरा जीना हराम कर देना है और कुछ ना करते हुए भी मैं मुजरिम बन जाऊंगी। शहर जाने के बाद मेरे सारे परिवार वालों ने हम लोगों से संबंध ख़त्म कर लिया था। वह जो कोई दूर दराज के रिश्तेदार जान पहचान वाले लोग थे, उन तक भी मेरे रिश्ता टूटने की बात पता चल चुकी थी। इस सब ने मुझे बहुत दुखाया था। मैं बीमार रहने लगी। मेरी वजह से मेरे माँ बाप भी अपने परिवार वालों से छूट गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा थी। अपने माँ बाप की उदासी का जिम्मेदार खुद को समझने लगी थी, मगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया, मुझे समझाया कुछ खुदगर्ज रिश्तेदारों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। मुझे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अपने माँ बाप के लिए मैंने खुद को संभाल लिया था। अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, मगर अपने माँ बाप की परेशानी को समझ रही थी। मेरे रिश्ते को लेकर वे दोनों बहुत परेशान रहा करते थे। उनको डर था कोई भी मेरा हाथ थामने को तैयार नहीं होगा। तभी मैंने भगवान से रो रो कर प्रार्थनाएं की और मेरे किस्मत में कोई ऐसा राजकुमार को भेज दो जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। और कुछ ना बोल कर भी मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर ली। मैंने अपने प्रार्थनाओं को बढ़ा ली थी। खासकर मैं सारे व्रत रखा करती थी और सारे पूजा पाठ करती और भगवान से प्रार्थना करती रहती। मुझे कोई आम आदमी नहीं बल्कि पढ़ा लिखा अफसर मिले, ऐसा आदमी मिले जिसे देखकर मेरे माँ बाप की आंखें ठंडी हो जाए और उनकी सारी तकलीफ़ों का बोझ एक झटके में उतर जाए। और देख लो, नतीजा आपके सामने है। जब आपका रिश्ता आया, मेरे माँ बाप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। यही हाल मेरा था, मगर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। मुझे विश्वास था मेरा भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा और मेरी प्रार्थनाएं कभी रद्द नहीं करेगा। जैसा आदमी मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही मिलेगा। इसलिए आपका साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी प्रार्थनाओं का आशीर्वाद हो। आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर कर दी है। आपने मुझे वो इज्जत दी जो पूरे परिवार में आज तक किसी आदमी ने अपनी औरत को नहीं दी होगी। जो परिवार वाले हमें पूछते तक नहीं थे, वे खुद ही अब मेरे माँ बाप के घर आने जाने लगे हैं। फिलहाल मेरे माँ बाप आम इंसान नहीं रहे, वह एक अफसर के सास ससुर बन चुके हैं। रविंदर दम साधे सविता की बातें उसका सच्चा चेहरा देख रहा था, जिस पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसे अपने बुरे व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ था, मगर वह अपने दिल का क्या करता जो अभी तक उस लड़की पर टिका हुआ था। किसी हाल में भी वह उसे भुलाने को तैयार नहीं था। और फिर अभी तक ये मामला भी हल नहीं हुआ था कि वह लड़की थी कौन और वह सविता के फ्लैट में क्या कर रही थी। ये लोग जरूर उससे कुछ छुपा रहे थे। रविंदर के दिल से उसके लिए बुराई खत्म नहीं हुई थी। वह अभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। फिलहाल सविता को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था। दुनिया में बहुत से आदमी मौजूद थे जिन्होंने एक साथ 2 शादियां कर रखी थी, तो रविंदर ने भी ऐसा कुछ सोच रखा था। वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ अन्याय करना चाहता था, मगर अपनी मोहब्बत से पीछे हटना रविंदर के बस की बात नहीं थी। वह हर हाल में उस लड़की तक पहुंच जाना चाहता था। जब उसने वापस जाने की बात की तो उसके माँ बाप और सविता ने यह फैसला किया कि सविता भी रविंदर के साथ जाएगी। रविंदर ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ था। वह अभी तक सविता को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। कुछ सोचकर उसने एक बहाना खड़ा किया। अपने माँ बाप को कहने लगा, मेरी ड्यूटी है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सविता को अकेले घर में रखना ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कुछ टाइम आप सविता को अपने पास ही रखो। जैसे ही समस्याएं संभल जाएगी मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा, मगर अभी मुमकिन नहीं। रविंदर की बात पर उसके माँ बाप बेचैन तो हुए थे, मगर उसकी बात समझ रहे थे। फिलहाल उसे तसल्ली हुई। उसके माँ बाप ने अपनी बहू को समझाकर अपने पास रोक लिया। शहर पहुंचकर उसने पहली फुर्सत में उस लड़की के बारे में जानने की ठान ली। उसने साथ ही उस फ्लैट के ऑनर से बात की। उसने एक टीम बनाई जो कि उस फ्लैट की हर बारीक जानकारी उसे दे सके। उसने कहा, सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बल्कि ऐसा करना, अगर वह लड़की आपको दोबारा दिखे तो उसी वक्त मुझे बता देना। मैं पुलिस वाला बनकर जाऊंगा, उनके घर की तलाशी लूँगा। फिर हम उस लड़की को बरामद कर लेंगे और हकीकत सामने आ जाएगी। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। रविंदर को यह आइडिया बहुत ही पसंद आया था। वह रोज़ घर आने के बाद छत पर जाता ताकि उस लड़की को देख सके,
मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह लड़की नज़र नहीं आई थी। रविंदर अब उसको अपना वहम समझकर भुलाने ही वाला था। तभी एक शाम कमरे की खिड़की खोलते ही रविंदर ने देखा उस फ्लैट के कमरे की लाइट जली हुई है। रविंदर तेजी से छत पर पहुंचा और देखा वही लड़की वहां मौजूद थी। उसने लाल रंग का सूट पहन रखा था और खूब सजी हुई थी। पूरे कमरे में डांस करती फिर रही थी। वह आज पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने अचानक से खिड़की में आकर रविंदर की तरफ देखा और मुस्कुराई। रविंदर ने जल्दी अपने साथी को कॉल की जो पास ही मौजूद था और चौंका था। रविंदर के कॉल मिलाते ही वह जल्दी ही कुछ आदमियों के साथ पुलिस वाला बनकर उस फ्लैट में जा पहुंचा। उसने रविंदर के सास ससुर से कहा, कुछ मुजरिम आपके फ्लैट में घुस आए हैं और इस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। इस बारे में हमें आपके फ्लैट की तलाशी लेनी है। गरीब लोग थे, पुलिस वालों को देखकर घबरा गए और बिना कोई सवाल जवाब किए जल्दी से एक साइड को हो गए। रास्ता मिलते ही रविंदर के बंदे फ्लैट में घुस गए। पूरे फ्लैट के तलाशी ली गई मगर उन्हें वहां कोई लड़की नज़र नहीं आई, जबकि रविंदर अभी तक उस लड़की को देख रहा था। फिर देखते ही देखते कमरे की लाइट ऑफ हुई और वह लड़की अंधेरे में कहीं गुम हो गई। उस वक्त रविंदर के आदमी भी रविंदर के पास पहुंच चुके थे और बोले, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। उस फ्लैट में कोई लड़की नहीं थी। हमने पूरे फ्लैट की तलाशी ली है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। सबका यही कहना है इस फ्लैट में दो बूढ़े माँ बाप रहते हैं और उनकी एक बेटी है जिसकी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई है। ये सुनकर रविंदर चकरा सा गया था। वह बच्चा नहीं था और ना ही वह कोई दिमागी मरीज था। उस लड़की को अपने दिमाग में बसाकर पागल हो रहा था। उसने बहुत बार उस लड़की को देखा था। आज भी अपने होश हवास में उसने उस लड़की को देखा। वह लड़की तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई भी थी। तो क्या इतना कुछ उसकी नज़रों का धोखा हो सकता था? ये नामुमकिन बात थी, मगर वह अपने साथियों की बात को भी नहीं झुठला सकता था। उन्होंने पूरे फ्लैट की तलाशी ली थी, वह लड़की नहीं मिली थी, जबकि रविंदर उस लड़की को अपनी आंखों से देख चुका था। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वह कौन थी और उसको खुद ही अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगा था। शायद वह पागल हो चुका था, मगर नहीं, अगर वह पागल होता तो इतने बड़े पोस्ट पर बैठा ना होता। वह बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद भी जब रविंदर को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो वह कुछ सोच विचार करने के बाद उस बिल्डिंग के ओनर से बातचीत की और पूछा उस फ्लैट में सविता के माँ बाप से पहले रहने वाले कौन लोग थे। उस ओनर ने जल्दी रविंदर की मदद की और एक फैमिली तक पहुंचाया जो सबसे पहले ये फ्लैट लेकर शिफ्ट हुए थे और अभी तक वहीं थे। रविंदर उस आदमी से मिला, अपनी जॉब का बताया। उसने कहा, मैं इस बिल्डिंग के सामने वाले बंगले में रहता हूँ। मेरे घर के सामने जो फ्लैट है उधर मेरी जानकारी के हिसाब से दो बूढ़े पति पत्नी और उनकी बेटी रहती है, मगर मैंने उस फ्लैट में एक और लड़की को भी देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा है। यहाँ जितने भी पुराने फ्लैट में रहने वाले लोग हैं हर कोई उस लड़की के बारे में कहता है। इस बात ने मुझे और परेशान कर दिया। वहाँ के लोगों से और बातचीत करने के बाद पता चला। वह आदमी बोला, जी सर, मैं जानता हूँ आपने ज़रूर उस लड़की को देखी होगी। वह लड़की हर किसी को नहीं दिखाई देती, मगर आपको नज़र आई है। ज़रूर वह चाहती है कि आप उसके असलियत तक पहुँचे। असल में वह लड़की मर चुकी है और नज़र आने वाली उसकी आत्मा है जो उस फ्लैट में भटकती फिरती है। जब ये बिल्डिंग बनी थी तो सबसे पहले मैंने ये फ्लैट लिया था। मेरे यहाँ शिफ्ट होने के बाद एक आदमी आया था उस फ्लैट में। उस आदमी ने एक लड़की खरीद कर लाया था। हम पति पत्नी निसंतान थे, बस अपनी ज़िंदगी पूरी करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। मेरी पत्नी बहुत बातूनी थी। जब उसने देखा कि उस बिल्डिंग में एक लड़की भी रहने के लिए आ चुकी है तो उस लड़की से मिलने जा पहुंची थी। तब हमें मालूम हुआ था कि उस आदमी ने उस लड़की से शादी की थी, मगर उसे अपने घर नहीं ले गया था क्योंकि वह आदमी राजघराने से था। उनका परिवार ठाकुरों से संबंध रखता था। वह छुपाकर एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बना बैठा था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। वह लड़की बहुत प्यारी थी। मेरी पत्नी बताती थी कि वह हर वक्त बिल्कुल खूबसूरत बनी सजी सवरी बहुत चंचल और शरारती सी थी। उसे ठाकुर की पत्नी बनकर बहुत खुशी हुई थी। जरूर माँ बाप के घर में उसने बहुत गरीबी देखी होगी, मगर उसकी ये खुशी कुछ दिनों तक थी। उसके बाद उसके ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। कुछ यूँ था, कुछ लड़कों ने भी हमारी बिल्डिंग में फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था। कॉलेज के लड़के थे, सुबह को जाते शाम को वापस आते थे। बाकी टाइम अपने फ्लैट में रहकर खूब हल्ला गुल्ला करते थे। वे लड़के बहुत शरीफ थे और अपने काम से काम रखते थे, मगर उनके यहाँ आने से लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल में हो गई थी। वह आदमी जो पहले बहुत शौक से उस लड़की को ब्याह कर लाया था उस पर शक करने लगा था
उसको लगता था उसकी पत्नी कॉलेज के लड़कों के साथ चक्कर चला रही है और उनके लिए सस्ती संवरती है। उसकी पत्नी ने उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की थी और वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी और ना उन लड़कों को जानती थी, मगर वह जालिम आदमी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसका शक इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी पत्नी पर रोक टोक लगानी शुरू कर दी थी। उसके हंसने बोलने पर भी रोक लगा दी थी और घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। उस पर भी उसकी बस ना हुई। उसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया और हर वह जुल्म किया जो अपनी पत्नी पर कर सकता था। उस बिल्डिंग में कुछ और फैमिली भी आकर रहने लगे थे। सब फ्लैट वाले उस लड़की की चीखों की आवाज़ सुना करते थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी उस आदमी से पंगा ले सके, क्योंकि सभी को पता था ये कोई बहुत अमीर बाप का बेटा था और ऐसे आदमी के मुंह लगने से हर कोई कतराता था। उस लड़की की चीख पुकार से तंग आकर कॉलेज के लड़के उस फ्लैट को छोड़कर चले गए थे ताकि उस लड़की की ज़िंदगी में कुछ आराम आ सके। मगर उस जालिम आदमी का दिल शायद उस मासूम लड़की से अब भर चुका था। अब उसको वह फालतू की चीज़ लगने लगी थी, इसलिए वह लड़कों को चले जाने के बाद भी वह उस पर जुल्म करता रहा। फिर उसने अपनी पत्नी को पूरा कैद कर दिया और अपना आना जाना भी बहुत कम कर दिया। सुनने में आया था कि उस आदमी ने परिवार के कहने में आकर किसी और लड़की से भी शादी कर ली थी और ज़्यादा टाइम अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा, जबकि उस बदकिस्मत लड़की को तो बाहर की दुनिया से अलग कर दिया था। उसे अकेलापन और कैद ने उसके दिमाग पर बुरा असर डाला था। वह अपने होश हवास खोने लगी थी। कभी वह हंसती सजती संवरती अपने पति का इंतजार करती, फिर शाम होते ही चीख मार मार कर रोने लगती थी और कभी ऊंची आवाज़ में ठहाके लगाती थी, नाचती और गाती थी। उसकी बेबसी से हमारे दिल दुखते थे, मगर हम भी बेबस गरीब लोग थे। ऐसे जालिम अमीर आदमी का मुकाबला करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिलहाल चुप्पी के साथ सभी फ्लैट वाले चुप रहे। फिर देखते ही देखते वो लड़की ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसके मरते ही वह आदमी फ्लैट बेचकर यहाँ से चला गया। उसके बाद दोबारा उसे किसी ने यहाँ नहीं देखा, मगर उसके कुछ साल के बाद उस फ्लैट में से फिर से आवाज़ें आने लगी। हम सब बहुत हैरान हुए क्योंकि वह फ्लैट अब बंद पड़ा था और वहाँ कोई नहीं रहता था। फिर उसके ऑनर उस फ्लैट को सविता के माँ बाप को बेच दिया था। ये जानकर रविंदर को बहुत झटका लगा था कि वे आवाज़ उसी लड़की की थी, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई और कभी गाना गाकर नाचती हुई। उसकी आवाज़ों से सब डर गए थे। वह आत्मा थी जो मरने के बाद भटकती फिर रही थी। बिल्डिंग में रहने वाले जितने लोग उस लड़की के बारे में जानते थे, उन्होंने आवाज़ों से घबराकर अपने फ्लैट बेचकर यहाँ से चले गए। एक हम लोग हैं जो अभी तक यहाँ पड़े हैं। हमें उन आवाज़ों से डर नहीं लगता था, बल्कि अफसोस होता है कि उस मासूम लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। इसी वजह से वह आज तक बेचैन है। आपको भी वही लड़की नज़र आई होगी सर जी। वह डांस करती होगी, पूरे कमरे में झूमती फिरती होगी और कभी तो बहुत सजती संवरती भी होगी। हमने तो अब कुछ साल से उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोगों ने उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की, मगर वह आपको नज़र आई है। उस आदमी की बात सुनकर रविंदर पत्थर का मूर्त बन चुका था। उसने कभी भी भूत प्रेत या आत्माओं जैसी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था, मगर अब जो कुछ हुआ था अपनी आंखों से देख चुका था और जो लोग उसे बता रहे थे, उसके बिना पर उसे इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा था। वह सच में एक आत्मा थी, कोई भटकती आत्मा जो उसे नज़र आ गई थी और उसे अपना दीवाना बना लिया था। उसकी ज़िंदगी के बारे में जानकर रविंदर को बहुत दुख हुआ था। उसे इस बात पर भी विश्वास हो गया था इस सच में कुछ लोग जिनकी ज़िंदगियों में परेशानी और दुख भरे होते हैं, वे मरने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता। रविंदर ने सोच लिया था वह अपने सास ससुर को इस बात के लिए मना लेगा। वह अपने घर में उस आत्मा के शांति के लिए हवन करवाएंगे तो उस लड़की के आत्मा को शांति मिल जाएगी, उसकी बेचैन आत्मा को शांति मिल जाएगी। उस लड़की की हकीकत जानकर रविंदर का दिल बहुत उदास हुआ था। वह तो उससे मोहब्बत करने लगा था, उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, मगर मालूम नहीं था कि अनजाने में एक आत्मा से प्यार कर बैठा था जिसका मिलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। उसे खुद पर शायद बहुत गुस्सा आया था। जिंदगी में पहली बार अपनी जल्दबाजी में किए गए फैसले पर पछतावा भी हुआ था। अगर पहले इस बारे में सारी छानबीन कर लेता तो उसे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती और शायद वह शादी नहीं करता। मगर फिर ये सोच कर खुश भी हुआ, उस आत्मा के चक्कर में ही उसे इतनी प्यारी खूबसूरत पत्नी मिली है। अगर रविंदर जल्दीबाजी में शादी ना करता तो सविता को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना कर पाता। वह सारी ज़िंदगी शायद ऐसे ही प्रार्थनाएं करती रह जाती। आत्मा की वजह से उसे सविता तक पहुंचाया गया था
और वह सविता से शादी करने के लिए बेताब हो गया था। उस आत्मा ने भी सविता के दिल का हाल जान लिया होगा। उसे अपने जैसी लड़की लगी होगी, इसलिए उसकी मदद करने का सोचा होगा। रविंदर को नजर आई होगी। वजह जो भी हो, फिलहाल ये बात तय थी कि सविता को उसके सब्र और प्रार्थनाओं का सिला मिला था। उसे वह आत्मा नजर आई थी और उस आत्मा को पाने के लिए रविंदर बेताब हुआ था। सविता से शादी कर बैठा था। अब समझ में आ गया था सविता उसके दिल में अपनी जगह क्यों बनाने लगी थी। ये भी तो भगवान की मर्जी थी, उसका सविता से दिल लगना। अगर वह जज्बाती होकर सविता को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देता तो आज हाथ मलता रह जाता कि एक आत्मा के चक्कर में एक अच्छी और इतनी प्यारी खूबसूरत पत्नी से हाथ धो बैठता। रविंदर ने भगवान का धन्यवाद किया कि इस बार उसने जल्दबाजी और जोश से काम नहीं लिया, बल्कि समझदारी से काम लिया। सविता को भी अपने दिल में जगह दी और आज पछतावे और परेशानी से बच गया। सविता के घर में हवन करवाया गया था, लेकिन रविंदर ने आज तक सविता को असली हकीकत नहीं बताई थी। उसे लगता था कि मैं अगर सविता को अपनी हकीकत बता दूंगा तो सविता के दिल में उसकी जगह कम हो जाएगी। आप लोग बताएं, क्या मैं उस आत्मा के बारे में अपनी पत्नी सविता को बताऊंगा तो वह क्या मुझे स्वीकार करेगी या नहीं। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।